हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे और डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। यह क्लास 12 चैप्टर 6 है, जो कि हम इसके बारे में जानेंगे। बेसिक टू एडवांस तक चलेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो दो चैप्टर मतलब 2 लेक्चर में वीडियो मतलब ये चैप्टर का समाप्त हो जाएगा 2 लेक्चर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मानव स्वास्थ्य क्या होता है। इनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। बात करते हैं प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि प्रजनन प्रणाली से संबंधित सभी पहलुओं में शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल होता है कि व्यक्ति जो होता है वह सुरक्षित और संतोषजनक यौन जीवन जी सके और यह निर्णय भी कर सके कि वे कब, कितनी बार और कैसे संतान चाहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहता है कि यह प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जो मानव का विकास होता है शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के लिए होता है। जो आदमी मानव होता है वह अपने जीवन काल में यह निश्चय सुनिश्चित कर सके कि वह अपने जीवन में संतान की कितनी बार और कैसे संतान चाहता है। तो हम बात करते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जनन स्वास्थ्य एवं समस्या एवं कार्यनीति। जनन स्वास्थ्य क्या होता है और समस्या एवं इनकी कार्यनीतियों पर प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जनन स्वास्थ्य होता है, जनन स्वास्थ्य का निर्धारण युवा व्यक्तियों के परिमाण, स्वास्थ्य और खुशहाली से होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि 12 से 25 वर्ष के युवा जो होते हैं वे वर्ग का समाज के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष करके विकासशील देशों में। जो यौन आरंभ का जनन क्षमता और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो विकास इसमें देखने को मिलता है। कई स्थानों पर तो बाल विवाह के कारण ही बालिकाएं जो होती हैं गर्भधारण के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती हैं, जिससे कि शरीर का जो विकास होता है वह एक स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो गर्भधारण के दौरान जो इसमें होता है पोषण और उचित देखभाल की कमी से माता पिता और शिशु की मृत्यु दर अधिक होती है। जो इसमें गर्भधारण देखने को मिलता है उनका जो देखभाल करने में पोषण और उचित देखभाल के लिए कमी देखने को मिलता है, जिससे कि जो शिशु का मृत्यु दर होता है वह अधिक होता है। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा और जागरूकता के अभाव में जननांगों की अस्वच्छता से यौन जनित रोग बढ़ते हैं। जो शिक्षा होता है, शिक्षा न होने के कारण से, जागरूकता के अभाव से जननांगों की अस्वच्छता का सुरक्षा न करना, जिससे कि रोग फैलता है। कम उम्र में बार बार संतान उत्पन्न करना स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। कम उम्र में अगर आप संतान उत्पन्न करना तो स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देना होता है। परिवार नियोजन की जानकारी के अभाव में जनसंख्या वृद्धि होती है। ये जो फैक्टर सब हैं, ये फैक्टर इनकी कमियों को दर्शाते हैं, इनके अभाव को दर्शाते हैं। क्या क्या प्रभाव है। आगे बात करते हैं दोस्तों, मानव जनसंख्या वृद्धि, मानव जनसंख्या विस्फोट, कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वृद्धि हुई। इनका क्या क्या मुख्य कारण है जानते हैं।
इनका जो मुख्य कारण है यहाँ पर आपके मानव समाज का विकास जो होता है पृथ्वी पर लाखों साल पहले हुआ था। मानव समाज का जो विकास हुआ था पृथ्वी पर लाखों साल पहले हुआ था। अब हम बात करते हैं कि मानव जनसंख्या का सही अनुमान लगाना कठिन है। मानव जनसंख्या का जो सही अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन माना जाता है कि 8,000 साल पहले जनसंख्या लगभग 50 लाख थी। अभी से आप कल्पना कर सकते हैं कि 8,000 साल पहले जो हमारी जनसंख्या थी वह 50 लाख थी। ईसा के समय में सन एक में मानव जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी। सन 1600 तक जनसंख्या जो थी 50 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये जो जनसंख्या है सन 1600 ईस्वी तक हमको जो है 50 करोड़ जनसंख्या देखने को मिला था। आगे हम बात करते हैं 1800 तक, जो हमारे 1800 ईस्वी तक जो जनसंख्या थी वह 100 करोड़ तक पहुंच गई थी। 20वीं सदी के अंत में विश्व की जनसंख्या जो थी 600 करोड़ से अधिक हो गई थी, यानी केवल 25 वर्षों में ही 200 करोड़ की वृद्धि देखने को मिला था। सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या जो है 45% वृद्धि के साथ यह 930 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है 2050 तक। अभी आपको 2024 चल रहा है, 2025 साल बाद जो है यह जनसंख्या आपको 930 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यह जनसंख्या जो है विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वह स्थिति है जब जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ये जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वह स्थिति है जब जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिलती है, मतलब इंक्रीजिंग लेवल देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, विश्व की जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर एक चार्ट लिया किस सन में कितना जनसंख्या की पॉपुलेशन वृद्धि हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे सन 1600 में 50 करोड़ हुआ था, सन 1800 में 100 करोड़ वृद्धि देखने को मिला था। सन 1980 में यहाँ पर 200 करोड़ की वृद्धि देखने को मिला था। सन 1965 में 350 करोड़ का देखने को मिला था और सन 1975 में आपको 400 करोड़ की वृद्धि देखने को मिला था और 1990 में 500 करोड़ की, 2000 में 640 करोड़ का 640 अरब को देखने को मिला था और सन 2018 में 6.7 अरब यहाँ पर देखने को मिला था और इसमें जो है 2018 में आपको जो जनसंख्या हुआ था और 7.6 अरब देखने को मिला था। तब से अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। अब तो 140 करोड़ देशवासी जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि। हम बात करते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, हमारे भारत देश की जनसंख्या में वृद्धि की क्या दर है और पॉपुलेशन संख्या कैसे बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में सबसे तेज दरों में से एक है। इसके विकास में कई ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारण शामिल हैं। अगर ऐतिहासिक संदर्भ में हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक संदर्भ में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया का इतिहास और बहुत पुराना है। सन 1901 में भारत की जनसंख्या लगभग 23.8 करोड़ थी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। 1951 में भारत की जनसंख्या लगभग 36.1 करोड़ थी। जो आपकी जनसंख्या थी 1951 में 36.1 करोड़ जनसंख्या हो गई थी और तब से जनसंख्या वृद्धि में तेजी से आई है। तब से आपको जनसंख्या में जो वृद्धि हुई तब से तेजी आई है और आज भारत की जनसंख्या जो है 1.4 अरब के करीब है। जो आपकी जनसंख्या है यह लगभग भारत की
इस समय 1.44 अरब के करीब है, जो कि पिछला डाटा है। अभी तो इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा तो भी नई जनगणना के हिसाब से तो जनसंख्या आपकी 140 करोड़ के पार हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलपमेंट, आखिर जो जनसंख्या में वृद्धि हुई कैसे हुई, किस कारण से हुआ, तो आप यहाँ से देखिए। सबसे पहले है उच्च जन्म दर, हाई बर्थ रेट। हमारे भारत देश में सबसे पहले तो हाई बर्थ रेट जो है, भारत में परंपरागत रूप से बड़ी बड़ी परिवारों की प्रवृत्ति रही है कि विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जन्म दर बहुत अधिक है। जन्म दर बहुत अधिक देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर आप सब देखेंगे कि जो ग्रामीण इलाका है, जहाँ पर शिक्षित कम है, जहाँ पर शिक्षित लोग नहीं हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चों की जनसंख्या है वो ज़्यादा है। और निम्न दर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लो डेथ रेट। ये आपको मिलेगा चिकित्सा विज्ञान के प्रगति और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई है। टीकाकरण, बेहतर इलाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों ने जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया है। जीवन प्रत्याशा को जो इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं अशिक्षा। अशिक्षा क्या है, लिटरेसी क्या है, जहाँ पर शिक्षा का ना होना। अशिक्षा जो है बात करता है कि शिक्षा की कमी और परिवार नियोजन के प्रति शिक्षा की कमी और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या की जो कमी है, जनसंख्या की कमी और परिवार नियोजन के प्रति जो जागरूकता का अभाव भी जनसंख्या का वृद्धि का एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। अब हम बात करते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, एग्रेरियन इकोनॉमी। यह जो है भारत में अधिकांश लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं। हमारे भारत में आपको देखने का मिलेगा कि अधिकांश लोग जो हैं, यह भारत मतलब कृषि पर निर्भर हैं। और पारंपरिक रूप से अधिक बच्चों का श्रमिक रूप में काम में लिया जाता है, जिससे परिवारों का आकार बढ़ता रहता है। जो परिवारों का आकार होता है, वृद्धि रेट होता है, उनको रेट जो होता है वृद्धि ग्रोथ देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन द रिजल्ट। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या है। बात करते हैं आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर। इकोनॉमिक प्रेशर क्या है, बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है। हमारी बढ़ती जनसंख्या जो है यह संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे खाद्य, पानी, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। शहरीकरण की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने शहरीकरण की दर को भी बढ़ाया है। अगर हम बात करते हैं कि शहरीकरण को दर को भी बढ़ाया है, जिससे शहरों में भीड़-भाड़ और अव्यवस्थित विकास हो रहा है। हमारे शहरों में देखते हैं इसमें पॉपुलेशन की संख्या बहुत बढ़ रही है। पॉपुलेशन की संख्या जिससे शहरों में भीड़-भाड़ और अव्यवस्थित विकास हो रहा है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, संवेदनशील वृद्धि। इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी। संवेदनशील वृद्धि और इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी। अत्यधिक जनसंख्या के कारण गरीबी और बेरोजगारी की समस्या भी गंभीर हो जाती है और समाज की असमानताएं बढ़ती जाती हैं।
यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो संवेदनशील की वृद्धि होती है वह अत्यधिक जनसंख्या के कारण गरीबी और बेरोजगार की समस्याएं भी गंभीर हो जाती हैं और समाज की जो असमानताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। फिर हम बात करते हैं पर्यावरणीय दबाव, इन्वायरमेंटल प्रेशर की बात करते हैं। पर्यावरणीय दबाव और इन्वायरमेंटल प्रेशर बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ना। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन की प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो रही हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भारत में जनसंख्या नियंत्रण की नीति। भारत में जो है यह जनसंख्या नियंत्रण नीति कब से लागू किया गया, क्या नीति है? परिवार नियोजन, फैमिली द प्लानिंग। भारत सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि जनसंख्या की दर को नियंत्रित करना है, जनसंख्या को नियंत्रण में कम करना। दूसरा है कि शिक्षा और जागरूकता, एजुकेशन एंड द अवेयरनेस। शिक्षा के प्रसार और परिवार नियोजन के लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से गांव देहात और परिवार के लोगों को यहाँ जागरूकता फैलाने का प्रयास एक अभियान चलाया गया था, जिससे कि हमारे गांव के लोग भी अशिक्षित व शिक्षित हो जाएं और इसको समझें। आगे बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार जो होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस। सरकार ने टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। भारत सरकार ने परियोजना योजना को रोकने के लिए टीकाकरण का एक अभियान चलाया था और कई महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। आगे हम बात करते हैं आने वाले समय की चुनौतियां और समाधान। हमारे भविष्य में आने वाली क्या चुनौतियां हैं और क्या इसके समाधान हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या को संबोधित करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है ना। भारत की जनसंख्या वृद्धि में की समस्याओं को संबोधित करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन और रोजगार अवसरों में सुधार शामिल है। ये सरकार के द्वारा पुनरावृत्ति किया गया है, जिससे कि यह एक हेड है। आगे बात करते हैं दोस्तों परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। बात करते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग क्या है। परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या परिवार अपनी इच्छा अनुसार बच्चों की संख्या और उनके जन्म दर की समय का निर्धारण करता है। यह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और परिवार की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत में परिवार नियोजन की योजना स्वास्थ्य और विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं परिवार नियोजन के प्रमुख तरीके। क्या इनके प्रमुख तरीके हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि सुरक्षित गर्भ निरोधक विधियां, कंट्रासेप्टिव मेथड। ये जो है एक से एक विधियां निकली हुई हैं मेडिकल। यह एक प्राकृतिक विधि है यह एक प्राकृतिक विधि है। इसमें ऐसी विधियां शामिल हैं जो स्वाभाविक रूप से गर्भधारण को रोकने के लिए होती हैं, जैसे कि समयबद्ध संबंध, पीरियड या एब्स्टेंस, सुरक्षित अवधि में आदि। यह इसका महत्वपूर्ण रोकने का एक तरीका है जो कि प्राकृतिक रूप से।
प्राकृतिक रूप से रोकने का एक महत्वपूर्ण योजनाबद्ध तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं दोस्तों रासायनिक विधियाँ। अगला पॉइंट है रासायनिक विधियाँ क्या है। रासायनिक विधियाँ जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ, इंजेक्शन या गर्भ निरोधक जेल जो महिला के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन करके गर्भधारण को रोकती है। यह एक केमिकल विधियाँ हैं जो कि रासायनिक परिवर्तन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि सर्जिकल विधियाँ। यह जो होता है पुरुषों के लिए नसबंदी या वेस्टम और महिलाओं के लिए लिगेशन, जिसमें प्रजनन के अंगों की संरचना में बदलाव करके गर्भधारण की संभावना को समाप्त कर दिया जाता है। गर्भधारण की समस्या को देखकर समाप्त कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, यह है आईयूडी इंट्रायूटेराइन, इसका नाम है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। यह एक छोटा ताम्र या प्लास्टिक उपकरण है। यह जो है एक छोटा ताम्र या प्लास्टिक उपकरण होता है जो महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है और गर्भधारण को रोकने में मदद किया जाता है, गर्भधारण को रोकता है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और जागरूकता। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और जागरूकता में क्या है। परिवार नियोजन के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने और यह समझाना कि सीमित परिवार न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि इससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य संस्थाओं तक परिवार नियोजन के उपायों को पहुंचाना जिससे लोग सही जानकारी प्राप्त कर सके और प्रभावी रूप से परिवार नियोजन का पालन कर सके। आगे बात करते हैं दोस्तों इनके लाभ क्या है। फैमिली प्लानिंग द बेनिफिट्स। इनके लाभ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। परिवार नियोजन से जो महिलाओं की मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। इससे महिलाओं की शारीरिक स्थिति बेहतर होती है क्योंकि वह अनावश्यक गर्भधारण से बचती हैं। फिर बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार। कम बच्चों का पालन पोषण करने से परिवार के संसाधनों पर दबाव कम होता है जिससे परिवार को बेहतर जीवन स्तर और शिक्षा की सुविधाएं आसानी से मिल सके और अपना परिवार आसानी से चला सके। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण क्या है। जनसंख्या नियंत्रण का प्रयोग। यह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। यह जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण करने का एक प्रभावी तरीका है जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरणीय दबाव को कम किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगली नीति क्या है। भारत में परिवार नियोजन की नीतियाँ क्या है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन को लेकर नई योजना और कार्यक्रम चलाए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस दिशा में प्रेरित करना है कि साथ ही सरकार ने परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। साथ ही सरकार ने परिवार नियोजन सेवाओं को उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों
परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का उपाय नहीं है, बल्कि यह जो है स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं स्वास्थ्य भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हार्मोनल गर्भ निरोधक क्या है। हार्मोनल कंट्रासेप्शन क्या है इसके। हार्मोनल गर्भ निरोधक एक प्रकार का गर्भ निरोधक विधि है जिसमें शरीर में हार्मोनल बदलाव करके गर्भधारण को रोका जाता है। यह विधि गर्भधारण की संभावना को कम करने के लिए महिला के शरीर में कुछ हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के स्तर को नियंत्रित करती है। हार्मोनल गर्भ निरोधक विभिन्न रूपों में उपलब्ध होते हैं। हार्मोनल गर्भ निरोधक विभिन्न रूपों में उपलब्ध होते हैं, जैसे गोली, इंजेक्शन, पैच, इम्प्लांट आदि ये सब। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हार्मोनल गर्भ निरोधक के प्रकार, इनके टाइप्स क्या होते हैं। हार्मोनल गर्भ निरोधक के टाइप्स। पहला टाइप है कि गर्भ निरोधक गोलियां, एक ओरल द कंट्रासेप्टिव जाते हैं। ये गोलियां महिलाओं के प्रतिदिन ली जाती हैं। इनमें आमतौर पर दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन अंडोत्सर्ग ओवुलेशन को रोकते हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, ये इनको रोकने का काम करते हैं, जिससे कि गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों गर्भ निरोधक इंजेक्शन। इनके इंजेक्शन भी आ जाता है, जिसे कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। यह इंजेक्शन हर 3 महीने में एक बार दिया जाता है। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रूप में होता है और अंडोत्सर्ग को रोकता है, साथ ही गर्भाशय में शुक्राणु को जीवित रहने से रोकता है। इंजेक्शन का काम यह है। इसके 5 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यह है गर्भ निरोधक पैच एक ही आता है, जिसमें इसका भी प्रयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक इम्प्लांट, इसका भी उपयोग गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। और अगला है कि गर्भ निरोधक रिंग, एक कंट्रासेप्टिव रिंग जो आता है, इसका भी उपयोग रोकने के लिए किया जाता है। आगे हम बात करते हैं हार्मोनल गर्भ निरोधक का नुकसान। इनके क्या नुकसान होंगे, क्या क्या नुकसान देखने को मिलेगा। हार्मोनल प्रभाव, इन विधियों का उपयोग कुछ महिलाओं में हार्मोनल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि वजन बढ़ाना, मिजाज में बदलाव या सिर दर्द, ये सब देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं गर्भवती होने पर प्रभाव क्या पड़ेगा। यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो हार्मोनल गर्भ निरोधक के प्रभाव से गर्भावस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। गर्भावस्था पर जो है प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आगे हम बात करते हैं संक्रमण का खतरा। आपको डिजीज का खतरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ प्रकार के गर्भ निरोधक विधियाँ जैसे इम्प्लांट या रिंग संक्रमण का खतरा बढ़ा सकती है। आगे हम बात करते हैं कि हार्मोनल गर्भ निरोधक विधियाँ गर्भधारण को रोकने के लिए प्रभावी और सुरक्षित उपाय हैं, लेकिन इनका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इनका उपयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है और चिकित्सा सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और चिकित्सा जो सलाह है, वो चिकित्सा सलाह को लेना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सबको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्लास 11, 12, 9, 10 किसी भी पार्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो, इसी का पार्ट 2 के साथ, जिसमें कि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद हम इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हो गए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्वेश्चन को कराएंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिए जैसे कि आपका एग्ज़ाम फरवरी से चालू है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कि नए वीडियो में।